Welcome again, guys. So, today we are going to start heterotrophic nutrition or nutrition in animals. Last class के अंदर हमने nutrition in plants that is autotrophic nutrition complete किया था. So, first of all, what is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिफ़ाइन ही यही है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए सिंथेसाइज नहीं कर सकते फूड को, अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वी ह्यूमन बींग्स आर हेटरोट्रॉफ्स. हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते. हम अपना खाना प्लांट्स दैट इज ऑटोट्रॉफ्स से ऑब्टेन करते हैं, फिर अपना न्यूट्रिशन उससे डिराइव करते हैं. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. ठीक है. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली 5 टाइप्स हैं इसके. फर्स्ट वन इज पैरासिटिक. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड, पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और उनको हार्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइस, कास्कटा. नाउ लेट्स कम ऑन सेप्रोफिटिक, दैट इज द सेकेंड टाइप. अब सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मशरूम, इंडियन पाइप एक्सेट्रा. एंड द थर्ड वन इज इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस जो होते हैं उनको हम कार्निवोरस भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना जो फूड और न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करते हैं वो दूसरे एनिमल्स को अपने ट्रैप करके ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट. ट्रैप कैसे करते हैं? इन द वे अपने कलर से अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, अपने ब्राइट कलर से. सो ये प्लांट्स बहुत दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बट जैसे ही इंसेक्ट इनके ऊपर आता है पॉलिनेट करने के लिए, नेक्टर सक करने के लिए, सो तब ये उनको ट्रैप कर लेते हैं और अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं. एंड द फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स. और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को परफॉर्म करते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं और दोनों को ही बेनिफिट होता है. वे दोनों काम बांट लेती हैं आपस में, जैसे लेजुमिनियस प्लांट्स लाइक पी प्लांट्स एंड राइजोबियम. अब राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके लेजुमिनियस प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, और फिर लेजुमिनियस प्लांट्स बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको फूड प्रोवाइड कर देते हैं. एंड उसके और भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल लिचन्स एंड एक्सेट्रा. तो इस रिलेशन ये बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है और इसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है, बोथ फीडर एंड गिवर. एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक. और होलोजोइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस. अब होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, और जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो इनसाइड द बॉडी अकर होता है. होलोजोइक का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स. वी आर द होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. Now let us come on how do organisms obtain their nutrition. So organisms अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कैसे करते हैं? अब organisms अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है. जैसे अमीबा एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. तो अमीबा की पूरी बॉडी डायरेक्टली कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के, तो उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के पास हैं. वो अपना फूड कहीं से भी ऑब्टेन कर सकता है, कहीं किसी भी पार्ट्स, कोई पार्ट नहीं है उसका, पूरी सिर्फ एक ही सेल है, तो एक ही सेल के अंदर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो फूड डिराइव करता है, अपने न्यूट्रिशन उसे इनगल्फ करता है एक ही सेल के अंदर. सो अब हमारा ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. हमारे ब्रीथिंग के लिए स्पेसिफाइड ऑर्गन्स हैं, दैट इज़ नोज़. हम सिर्फ नोज से कर सकते हैं. फूड इनगल्फ सिर्फ अपने माउथ से कर सकते हैं.
हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं हर काम को, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अब अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? अमीबा अपना फूड वैक्यूल अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? फूड के अराउंड एक फूड वैक्यूल दैट इज सूडोपोडिया फॉर्म करता है. टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस दैट इज सूडोपोडिया उनको फॉर्म करता है और एक फूड वैक्यूल बनाता है फूड पार्टिकल के आसपास, और फिर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. और ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर अकर होता है, क्योंकि एक ही सेल है तो साइटोप्लाज्म के अंदर अकर होता है ये प्रोसेस. ठीक है. अब वेयर एज अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो गिनती के 5 हैं. 5 स्टेप्स है, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. अब इंजेशन में क्या होता है? जब हम इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जब हम फूड को इनटेक ऑफ फूड अकर्स, it is called as ingestion. Digestion, it is the process by which complex nutrition present in the food are broken down into simpler absorbable form. अब जो हमने फूड को इनटेक ऑफ फूड, जो हमने फूड को अपने अंदर इनटेक किया है उस फूड को ब्रोक करना पड़ता है सिंपल ऑर्गेनिक एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर, ताकि हम उसमें से एनर्जी डराइव कर सकें. And the third step is absorption, the process by which simple absorbable form of digested food is absorbed by the blood. वही absorption अगर होता है जो हमने complex organic molecules को simple inorganic molecules में convert करा है, उसको absorb करता है simply digested food को, ताकि वो ब्लड के अंदर जा सके और ट्रांसपोर्ट हो सके. एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ डाइजेस्टेड बाय ब्लड are transported to all the cells where they are used for various activities. अब एसिमिलेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन स्टेप. अब हमने फूड इनगल्फ कर लिया, फूड को डाइजेस्ट कर लिया. अब फूड को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन भी कर लिया, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 के अंदर ब्रेक डाउन भी कर लिया. अब वो ब्लड के अंदर उसको भेज दिया. ब्लड उसको पूरे बॉडी के हर एक सेल पे, हर टिश्यू पे, ऑर्गन पे सबको ट्रांसपोर्ट करेगा. And the last step is egestion. The undigested waste material is removed out through anus by this process. अब egestion होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड ने कलेक्ट किए वो बाकी सारे ऑर्गन से वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं. ये बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए. वैसे ही एनसीईआरटी के अंदर पैरामीशियम का एग्जाम्पल गिवन है, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है बट अमीबा से डिफरेंट है. ठीक है. द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप. उस सेल की एक डेफिनेट शेप है. अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही कोई डेफिनेट ओरिएंटेशन होती है. एंड फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट. ठीक है. पैरामीशियम के अंदर फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही लिया जाता है, दैट इज माउथ. अब हम ह्यूमन बींग्स का भी एक स्पेसिफिक स्पॉट है फूड को एनगल्फ करने के लिए, और वैसे ही पैरामीशियम के अंदर है. द सेल फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल. अब उसके बॉडी के अंदर पैरामीशियम एक ऐसा बॉडी डिज़ाइन है उसका जिसमें मूवमेंट ऑफ सीलिया आकर होती है. सीलिया हेयर ग्रोथ होती है, वो मूवमेंट ऑफ सीलिया आकर होती है, उससे उनके पूरे इंटायर सरफेस, पूरी बॉडी के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता है. नाउ लेट अस कम ऑन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ये एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर की फॉर्म में कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब कौन सी है हमारी बॉडी की. सो यू कैन राइट एलिमेंट्री कैनल, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके स्टॉप होती है, एंड होती है. We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food when it enters our body? We shall discuss this process here. अब आप ये फिगर 6.6 जो स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, इसको
देख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनल हमारे माउथ से शुरू होती है और एंड होती है जाके एनस पे जाके एंड होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इधर लेबल्ड हैं, टंग, माउथ, सीगोफेगस, डायफ्राम एक्सेट्रा। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and ये सारा बकवास है। तो जो इस पैराग्राफ के अंदर मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सलाइवा होता है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब जो हम फूड जो इनटेक करते हैं, अब उसको सॉफ्ट करना पड़ता है क्योंकि वो हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। तो उस फूड को वेट कर देता है, सलाइवा उस फूड को गीला कर देता है ताकि उसका पैसेज एलिमेंट्री कैनल से बहुत स्मूथली पास हो वो। When we eat something we like, our mouth waters. That this is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. So a fluid which is present in our mouth is called as saliva secreted by salivary glands. So salivary glands, अब हमारे माउथ के अंदर भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें एंजाइम्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो सलाइवा सबसे फर्स्ट एंजाइम जो होता है वो सलाइवा के अंदर होता है, दैट इज सलेवरी एमिलेज। ठीक है, अब सलेवरी एमिलेज क्या काम करता है? अब सलेवरी एमिलेज हमारे माउथ के अंदर स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है टू गिव सिंपल शुगर। बेसिकली हमारे माउथ के अंदर स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है सलेवरी एमिलेज, ताकि उसका पैसेज एलिमेंट्री कैनल से स्मूथली पास ऑन हो वो। एंड देन जो हमारा फूड होता है वो ट्रांसफ़र होता है सलेवरी एमिलेज से ब्रेक डाउन होने के बाद एलिमेंट्री कैनल के अंदर बाय परफॉर्मिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। ठीक है, तो उसके बाद जब सलेवरी एमिलेज से ब्रेक डाउन होने के बाद फूड जो आता है अब वो एंटर होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, अब जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की वो हेल्प करती हैं फूड को मिक्स होने में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो स्टमक के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस करती हैं HCl और म्यूकस। ठीक है, अब HCl जो होता है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है कॉल्ड एज पेप्सिन, और म्यूकस जो होती है वो हेल्प करती है HCl से। HCl जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव एसिड होता है और वो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ताकि हमारा फूड फटाफट डाइजेस्ट हो जाए। पर जो HCl होता है उससे एक डर होता है, एक रिस्क होता है कि वो हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको बर्न ना कर दे, हार्म ना कर दे। तो इसीलिए हमारे म्यूकस प्रेजेंट होती है उस स्टमक के अंदर जो HCl से हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। और इससे एक एंजाइम इधर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्सिन। अब HCl का एक बहुत मेन फंक्शन होता है, क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ HCl। सो HCl का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। पेप्सिन जब इनएक्टिव होता है तो उसे पेप्सिनोजेन कहते हैं। तो ये एक्टिव करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन के अंदर ताकि वो फूड के ऊपर फूड को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस स्टार्ट करे। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स एंटरिंग इनटू स्टमक अलोंग द फूड। अब जब हम फूड खाते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे जर्म्स भी होते हैं, तो उन जर्म्स को HCl किल करता है, हमारे फूड को फर्मेंटेटेड होने से बचाता है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं HCl के, बट जो मेन इसका बेनिफिट है वो यही है कि ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। देन हमारा फूड जो होता है
वो आता है, ट्रांसफ़र होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इधर लेबल्ड है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी ज़्यादा गुच्चड़ मुच्चड़ सा है, काफ़ी मुड़ा तुड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ये छोटा इसीलिए अपेयर होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फोल्ड है इसके अंदर, ठीक है। बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, जो एक कॉम्पैक्ट स्पेस मतलब एक बहुत छोटी सी स्पेस के अंदर एडजस्ट होता है। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हर्बीवोर्स के अंदर लॉन्गर होती है क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है और सेल्यूलोज हार्डेस्ट कंपाउंड होता है और उसे डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा ही टफ होता है। और कार्निवोर्स के अंदर वो छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है क्योंकि जो टाइगर्स लॉयंस वगैरह होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, वो सिर्फ मीट चिकन वगैरह ही खाते हैं, तो उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसीलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। अब ये इन तीनों को ब्रेक डाउन करने के लिए सिक्रीशंस रिसीव करता है लिवर और पैनक्रियास से। अब जो फूड आता है स्टमक से वो एसिडिक होता है और उसे एल्कलाइन बनाना पड़ता है। एल्कलाइन मतलब बेसिक बनाना पड़ता है फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो उसके ऊपर एक्ट कर सके, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स 3 हैं, ट्रिप्सिन, लिपेज और एमिलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है और एमिलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड एमिलेज आ जाए तो वहाँ पे आपको जस्ट एक सिंपल लिखना है कि एमिलेज स्टार्च को ही डाइजेस्ट करेगा हर केस के अंदर, ठीक है। नाउ बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplishes दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। अब बाइल जूस लिवर से जो आता है वो एमल्सीफाई करता है फैट्स को present in the chyme that is partially undigested food, turn the acidic food into alkaline। अब बाइल जूस एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है उसके अंदर फैट्स को ऐड करके। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। Bile salts break them into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learned about in chapter number 4. अब बाइल जूस जो होता है वो एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, बट कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ एमल्सिफिकेशन। अब एमल्सिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फाइन ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम लिपेज, ठीक है। अब एमल्सिफिकेशन लिवर करता है, ठीक है। अब उसके बाद एमल्सिफिकेशन फूड एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इंटेस्टाइनल वॉल्स में से एक जूस सिक्रीट होता है दैट इज सक्कस एंट्रिकस, ठीक है। सक्कस एंट्रिकस रिलीज़ करता है एक जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से रिलीज़ होता है और उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं दैट इज C6H12O6 और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल यहीं तक था, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल खत्म हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन का रोल आ जाता है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एक रोल होता है कि उसकी इनर लाइनिंग के अंदर न्यूमरस बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विलाई, जो डाइजेशन ऑफ फूड दैट इज एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देती हैं। ये विलाइज जो होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इनको ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होती हैं और इनके अंदर मतलब ब्लड बहुत अच्छा सप्लाई होता है और यहीं से एब्जॉर्ब फूड ईच और एवरी सेल ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इधर काफ़ी सारी जो है ब्लड वेसल इसीलिए होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो मेनली लास्ट स्टेप ही होता है
फूड को, जब फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा एब्जॉर्व हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, उसके बाद वो ब्लड के थ्रू, नर्व्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। बाद में ये यूज़ होता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The unabsorbed food is sent into the large intestine where its walls absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. अब जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे एक्सेस अमाउंट, जहाँ पे अगर कुछ वाटर बचा होता है तो वहाँ पे वाटर और कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो बचे होते हैं। उसके बाद वो जो मटेरियल होता है, जो वेस्ट बचता है सिर्फ उसके बाद, क्योंकि सारे न्यूट्रिशंस वगैरह सब एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो उसके बाद सिर्फ जो वेस्ट बचती है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है बॉडी से आउट बाय एनस। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो टॉपिक है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बट अगर इसे ध्यान से सुने तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। आज की क्लास में वी विल जस्ट डू हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो हमने पूरा करा है, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी हमने पूरा करा है, एलिमेंट्री कैनल वाला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रेस्पिरेशन को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।